हेलो व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा क्वेश्चन है। अगर पहले के दो वीडियोस आपने नहीं देखे, दो क्वेश्चन नहीं देखे, प्लेलिस्ट चेक करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सारे वीडियोस आप अच्छे से सीक्वेंस में देख सकते हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे आपको अपडेट्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें, आप वहां से ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं या इस दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें कि हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी आज मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। ये पहली प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाए, दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उन इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सिखा चुका हूं, आज भी सीखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं सीखा है, इस क्वेश्चन में आप अच्छे से सीख जाओगे, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई वो पहले वो वीडियोस देख ले। क्यों? आपकी बेस वहां से बनेगी, आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। और पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। क्या कहा जाता है? समझना है, इसी प्रॉब्लम को समझना है, इसी में से हमारा आंसर निकलेगा। कहा जाता है दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स की डिफरेंस आ रही है 26, यानी कि दोनों नंबर्स को जब हम एक नंबर को दूसरा नंबर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 26 हमें आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ना कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा उससे। ओके, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। और उन्हीं दो नंबर्स में से जिनकी हम डिफरेंस निकालेंगे, उनमें से एक नंबर कितना बड़ा है? उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना बड़ा है। समझ में आ रहा है आपको? और हमें उन नंबर्स को फाइंड करना है, हमें उन नंबर्स को फाइंड। तो चलिए, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं कैसे निकालना है। हमें दो नंबर्स फाइंड करने, जो हमें फाइंड करना है हम उसी को सपोज कर लेंगे कि चलो भाई ये नंबर्स x और y हैं। ऐसे लिखेंगे, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। चलिए भाई, दो नंबर जो है वो x और y हैं, ठीक है। यहां से नीचे आपका सॉल्यूशन है, दो नंबर्स हैं x एक और दूसरा y, और सच दैट x इज ग्रेटर देन y। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि x नंबर जो है वो y से बड़ा है, x नंबर जो है वो y से बड़ा है। समझ में आ रहा है ना आपको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है पहली कंडीशन में कि इनकी डिफरेंस जो है वो 26 है। डिफरेंस 26 का मतलब बड़े वाले नंबर से जब छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आएगा। बड़ा वाला नंबर कौन सा? x लिया हुआ ना मैंने, और इसको माइनस करेंगे जब छोटा वाला y, तो आएगा 26। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। पहली कंडीशन ये है, और ये इक्वेशन बन गई, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स टू द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? तो क्या बनेगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है, लेकिन कब बराबर होगा? जब छोटा वाला नंबर 3 बार लेंगे। समझ आ रहा ना? ये चीज सीखनी होती है आपको 3 मल्टीप्लाई कर दोगे x को तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये समझने वाली चीज है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत आसान है। एक बार समझ में आ गया ना, आप कभी नहीं भूलोगे। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है, लेकिन होगा कौन? बड़ा होगा ना वही जो हमने ये बड़ा लिया है। और 3 गुना का मतलब जब हम छोटे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा नंबर तो हमने y लिया है, यानी कि इसका मतलब जब y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे नंबर को जब 3 बार लेंगे ना, वो बड़ा नंबर अकेला बड़े नंबर के बराबर आएगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसका नाम रख देते इक्वेशन सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, लीनियर पेयर आ गई इक्वेशंस की। अब हम क्या करेंगे? देखो, हमें यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। हम क्या करते थे? हम कोई टेम्परेरी वैल्यू निकाल लेते थे x का, और फिर उसको पुट कर देते सेकंड में। लेकिन यहां पे ऑलरेडी x का वैल्यू आया हुआ है 3y, है ना, तो हम आसानी से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करना है? इसी इक्वेशन को उठा के इसमें डालना है। ऐसे लिखोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में डायरेक्ट डाल दोगे, जहां पे x होगा वहां पे 3y लिख देना। तो x की जगह क्या लिखेंगे? 3y, और साथ में माइनस और y अपना रहेगा, इक्वल्स टू वो सारा 26 के बराबर। अच्छा, 3y को 1y माइनस कर देंगे तो बचेंगे 2y, लिखेंगे 2y, और वो है सारा 26 के बराबर। y ऐसे रहेगा, 26 भी ऐसे रहेगा। ये 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। फिर जब टेबल पढ़ेंगे 2 1 से 2 12, 2 13 होता है y 26 सॉरी, ठीक है। तो y का वैल्यू आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा? तो ऐसे आपको y का वैल्यू मिल जाता है। y का वैल्यू मिल गया तो x का वैल्यू मिलना अब आसान है। तो क्या करेंगे? यहां पे लिखते हैं इसी y का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। ऐसे पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड में, ठीक है। अब जहां पे x है तो वहां पे x, और जहां पे y होगा वहां पे लिखना 13। 3 इंटू y की जगह पे 13, y की जगह पे
x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इक्वल टू 3 13 जर होता 39, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू आएगा 39 और y का वैल्यू आएगा 13। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम थी। देखो कहते हैं डिफरेंस दो नंबर्स की 26। अब अगर चेक करना हो आपको, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन में चेक करके सिखा देता हूं। ये आपको जरूरी नहीं करना, आप अपनी कॉपी भी ना भी लिखो, ठीक है, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बट मैं सिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्या कहा जाए 26। अच्छा एक नंबर लिया हमने x, बड़ा लिया था ना हमने x, तो देखो बड़ा नंबर x मिला, क्लियर, इससे बड़ा है ना x। अच्छा और कहा जाता 3 गुना, है ना, 3 गुना y, 3 बार जब लेंगे वो अकेला x के बराबर निकल के आएगा, क्लियर ये बात। अच्छा और कहा जाता था डिफरेंस है 26, डिफरेंस आएगी ना 26, देखो 39 से जब हम 13 माइनस कर देंगे तो आएगा ना 26। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी चेक हो जाता है। ये 3 गुना है इससे, ठीक है, डिफरेंस भी 26 आ रही है और ये बड़ा है इससे, ये भी हमने लिया था, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वेरीफाई भी हो जाता है। पर आपको ये लिखने की जरूरत बेटा है नहीं, आपको बस उतना ही लिखना है, ये कॉपी पे लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है, कॉपी मेंटेन करते जाओ, अच्छे बच्चे हो आप। और हम इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं दूसरा पार्ट दिखाता हूं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट है हमारा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्या कहा जाता है कि दो एंगल्स हैं हमारे पास और दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं बच्चों? ये आपने क्लास 7th में 8th में पढ़ा होगा, क्लास वहां पे पढ़ाया गया होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जिनको हम ऐड करके 180 मिलता है, ठीक है, 180 मिलना चाहिए, उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो दो एंगल्स हैं, मतलब उन दोनों का ऐड करके सप्लीमेंट्री 180 आ रहा है। क्या आ रहा है? 180। और exceeds the smaller by 18 डिग्री, जो बड़ा वाला है, the larger of two supplementary angles, supplementary angles में से जो बड़ा वाला एंगल है वो ज्यादा है किससे? वो ज्यादा है दूसरे एंगल से। दूसरे एंगल से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री, 18 डिग्री वो ज्यादा है दूसरे वाले एंगल से। फाइंड देम, हमें इन दोनों को फाइंड करना है। छोटा वाला एंगल कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है? ये दोनों एंगल कौन है? ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने। तो क्या लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन में, पहले ये लाइन डालेंगे, वो लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे हम? सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि चलो भाई एक एंगल है x डिग्री और दूसरा एंगल है y डिग्री। क्या? लेट the two supplementary angles be x degree and y degree। एक एंगल लिया हमने x डिग्री और दूसरा लिया y डिग्री। तो इसमें एक छोटा एक बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे? सच दैट, ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले पार्ट में लिखा था वैसे लिखेंगे बिल्कुल, सच दैट x डिग्री इज ग्रेटर देन y डिग्री। कि चलो भाई x डिग्री जो है, एक एंगल x, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा? 18 डिग्री बड़ा है और दोनों का मिला के 180 सम आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब हम ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शाबाश बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी मेंटेन करो। मेरी ये बात आपको बहुत आगे काम आने वाली है, जरूरत आने वाली है। ये वो जो मैं कह रहा हूं ना, इसको फॉलो कर लो, ठीक है, कॉपी मेंटेन कर लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री का मतलब आप समझ गए, ठीक, कि दोनों का सम x डिग्री प्लस y डिग्री, दोनों का सम 180 है, ठीक। इसका नाम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये मिल गई हमें इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी सिचुएशन में क्या कहा जाता है कि बड़ा वाला एंगल जो है वो एक्सीड कर रहा है दूसरे वाले एंगल से कितना? 18 डिग्री। यानी कि एक एंगल x जो है ये बड़ा है, x डिग्री बड़ा है किससे? छोटे वाले एंगल से। कितना? 18। इसका मतलब है ना, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया कि y डिग्री को जब 18 ऐड कर देंगे, y डिग्री को जब 18 ऐड कर देंगे वो अकेला निकलेगा x के बराबर। समझ आ रहा है? यहां पे गलती नहीं करनी है भाई साहब। अगर यहां पे गलती कर दी ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। दूसरी कंडीशन समझनी है आपको कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 ज्यादा है। 18 ज्यादा है, समझना है कौन सा वाला? 18 आप ऐड कर दोगे x को तो गलत कर दोगे, ठीक है। हमने यहां पे लिया हुआ बड़ा x है, बड़ा x है, इसका मतलब है ना कि छोटे वाले को ही जब 18 ऐड करेंगे तब जाके वो x के बराबर आएगा। क्लियर? आर यू गेटिंग मी? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका नाम रख देंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन ये हमें मिल गई दो इक्वेशन। आप अगर देखो तो x का टेम्पररी वैल्यू तो मिला हुआ है, मिला ना, काम आसान हो रहा है हमारा। अब हम इसी को उठा के दो पहली वाली इक्वेशन में डालेंगे। ऐसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन डाल दो इक्वेशन फर्स्ट में, जहां पे x होगा, यहां पे x है तो x के बदले क्या लिखेंगे? पूरा y डिग्री प्लस 18 डिग्री, है ना, प्लस है अपना y और वो सारा है किसके बराबर? 180 के बराबर। तो y और y हो गए 2y प्लस, अच्छा प्लस को ऐसे रखेंगे, 180 को भी ऐसे। ये 18 जो है 18 डिग्री इस साइड में जब आएगा तो बन जाएगा -18 डिग्री, बन जाएगा ना, क्योंकि इस साइड में प्लस है। तो 2y को ऐसे, फिलहाल 180 को 18 कम कर देंगे तो बचेंगे कितने? 10 को 8 तो बचे यहाँ पे 2, यहाँ पे बचे 7, 7 को 1 तो 6 और ये 162। 2y इक्वल टू 162। तो y डिग्री ऐसे ही इज इक्वल टू 162 भी ऐसे। ये 2 जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो 2 8 16 एंड 2 1 2। तो y का वैल्यू आएगा 81। क्या आएगा? y का वैल्यू मिल रहा है हमें 81।
एक एंगल हमें 81 डिग्री मिल रहा है, दूसरा एंगल कितना मिलेगा, एक्स कितना मिलेगा, वो हमें यहां पे निकलेगा जब हम y का वैल्यू डालेंगे इक्वेशन थर्ड में। ऐसे लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन सेकंड में अब हम y का वैल्यू डालेंगे। चलिए x डिग्री इक्वल्स टू y का वैल्यू क्या देना है, 81 तो दे देते हैं 81 प्लस, अच्छा अपना 18 है तो 18 लिख देते हैं, इज इक्वल टू x डिग्री इक्वल्स टू 18 प्लस 81 कितना होता है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। x का वैल्यू आ रहा है 99 और y का वैल्यू आ रहा है 81। तो ये हमारे दो एंगल्स हैं, रिक्वायर्ड एंगल्स है। एक एंगल होगा 81 और दूसरा होगा 99। देखो हमने क्या लिया था, x डिग्री ज्यादा है ना, x डिग्री ज्यादा, इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18 एग्जैक्ट होगा। देख लो x से जब माइनस कर लेंगे ना y, x का वैल्यू 99, y का वैल्यू 81, माइनस करो 8 को 1 तो 9 को 1 तो 8 और 9 को 8 तो 1, 18 डिग्री। कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। वेरीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे लिख दोगे लास्ट में, therefore the required angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया? आसान है ना, बहुत आसान है भाई। मेरे साथ मैथ पढ़ोगे ना, ऐसा फील करूंगा कि ऐसे मैथ पढ़ाऊंगा, अब लगेगा ये नहीं कि भाई मैथ कोई सब्जेक्ट है। मैथ सबसे बिल्कुल आसान लगेगा आपको अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो, और सारी चीजें अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो। चलिए इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, तीसरा पार्ट हमारा था, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 750. Find the cost of each bat and ball. देखो एक क्रिकेट की कोच है, लेडी कोच है, ये पहले बैट और बॉल खरीदती है। कितने बैट, ये 7 बैट और 6 गेंदे खरीदती है, लेकिन कुल मिला के 7 बैट और 6 बॉलें खरीदती है। कितने में, 3800 में, 3800 में। और उसके बाद फिर ये 3 बल्ले और 5 गेंदे और खरीदती है, लेकिन कितने में खरीदती है, 1750 में, 1750 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। आपको हर एक बैट हर एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है कि एक बैट और एक बॉल कितने में है। तो वो कैसे मिलेगा हमें, हम सपोज करेंगे, हमें फाइंड जो करना हम उसी को सपोज कर लेते हैं। हम सपोज कर लेंगे कि भाई ऐसे लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड वन बॉल बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। क्या हमने लिया कि भाई चलो एक बैट की कीमत है x रुपीज एंड एक बॉल की कीमत है y रुपीज। समझ में आ रहा आपको, एक बल्ले की कीमत है x रुपीज और एक गेंद की कीमत है y रुपीज। ये हमने सपोज कर लिया, ये हमने लेट कर लिया। अब इसी लेट को हम कैसे आगे लेके चलते हैं देखना। ठीक, यहां से आप लाइन डाल दोगे, ऊपर क्वेश्चन है और नीचे आपका सोल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ये खरीदती है 7 बैट्स, तो 7 बैट, बैट क्या लिया, बैट की प्राइस क्या ली हमने, x, बैट की ली हुई हमने x, यानी कि 7 into x। एक बैट की कीमत जो भी है वो x है। 7 बल्लों की कीमत कितनी होगी, होगी ना 7 मल्टीप्लाइड बाय x, और प्लस और खरीद रही है 6 बालें, 6 बालें, बाल लिया हुआ है हमने, बाल की कीमत ली हुई है y, 6y। दोनों मिला के कितना आ रहा है, दोनों मिला के आ रहा है 3800, 3800, यही आ रहा है ना। इसका नाम रख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी बन रही है इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन में क्या कहती है कि दूसरी इक्वेशन में, दूसरी कंडीशन में ये खरीदती है 3 बैट, एक बैट की कीमत है x, तो 3 की होगी ना 3x, और खरीद रही है ये 5 बल्ले, 5 गेंदे, होगा ना 5y, इक्वल्स टू कितने में खरीद रही है, 1750 में, तो लिख देंगे 1750। इसमें क्या है, लिख देते हैं हम, मिलेगी दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशंस हमें मिल गई। हमें इक्वेशंस जब मिल जाती हैं तो हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आसानी से कर सकते हैं, जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से, इसी से क्या करेंगे, टेम्परेरी वैल्यू निकालेंगे x का। चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 3x को ऐसे रखेंगे, 1750 को भी ऐसे रखेंगे, और ये 5y जो उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5, क्योंकि इस साइड में प्लस है। अच्छा, x को आप ऐसे ही रखेंगे, 1750 को भी ऐसे ही, -5y को भी ऐसे ही। ये 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का टेम्पररी वैल्यू दोस्तों निकल जाता है आपका यहां पे। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन थर्ड, या आपकी इक्वेशन तीसरी है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन का, अब इसी x का वैल्यू डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। कहां डालेंगे, फर्स्ट में। ऐसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, जहां पे x होगा वहां पे ये सारा लिखना है। पहले ये 7 तो लिख लेते हैं 7, और x है तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, यही लिखेंगे ना, शाबाश। और क्या साथ में हो रहा है, प्लस 6y प्लस
6y इज इक्वल टू वो सारा है 3800 के बराबर। किसके बराबर? 3800 के। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए करते हैं सिंप्लीफाई। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी और इसको भी, ठीक है करो। यहां पे करेंगे, इससे आगे यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। 7 इंटू 1750 क्या आएगा? 7 0 0, 7 5 35 आएगा 5 और 3 आ जाएगा कैरी, 7 7 49, 49 और कैरी कितने होते हैं? 52 लिखेंगे, 2 5 आ जाएगा फिर से कैरी, 52 7 5 35 52 5 कैरी और 7 से 7 7 और कैरी के 5 होते हैं 12, 12250 क्या है? 12250 माइनस 7 5 होता है 35 और साथ में y तो लिखेंगे y। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में 3 तो डिनोमिनेटर का 3 भी लिख देते हैं, प्लस है 6y प्लस 6y और वो सारा किसके बराबर है? 3800 के। क्लियर है? थोड़ा सा नंबर बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में होता है 1। कर लो फिर से मल्टीप्लाई। 12250 1 से होता है 12250 माइनस 35 1 से होता है 35 प्लस 3 6 होता है 18y होल डिनोमिनेटर में 3 है, होल डिनोमिनेटर में 3 आएगा ना, 3 1 से 3 इक्वल्स टू वो सारा होगा 3800। ओके अच्छा जी, 12250 को फिर से ऐसे ही माइनस 35 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, सिंबल क्या रहेगी? माइनस। क्यों सिंबल माइनस रहेगी? क्योंकि 35y बड़ा है, 35y से कम कर देंगे 18y तो कितने बचेंगे? चलिए करते हैं, 15 को 8 तो 7y और यहां पे बच्चे 2 2 को 1 तो बचेगा 1, 17y। 35 को 18 कम करेंगे तो बचेंगे कितने? 17, ठीक है। और इक्वल्स टू 3800 ऐसे ही, ये 3 जो है डिवाइड में इस साइड आने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 12250 ऐसे ही माइनस 17y फिर से ऐसे ही। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 नीचे आ जाएंगे, 3 8 24 4 2 कैरी, 3 3 6 3 3 9 9 और कैरी के दो 11 11400। अच्छा जी, माइनस 17y ऐसे ही, 11400 भी ऐसे ही, ये 12250 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 12250 कर दो। अब माइनस 17y फिर से ऐसे ही, 0 को 0 तो 0। अच्छा, ये छोटा है और ये बड़ा है ना, ये छोटा ये बड़ा है तो इसी को ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस आगे रख देंगे। कर दो, 0 को 0 0, 5 को 0 5, 2 को 4 तो नहीं होगा। अच्छा, 12 को 4 तो 8, यहां पे बचा 1, 1 को 1 तो 0, 1 को 1 तो 0, 850 बचा। लेकिन माइनस क्यों? क्योंकि 11400 बड़ा है और 12250 तो छोटा है। बड़े छोटे से बड़ा निकालेंगे, छोटे से बड़ा निकालेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। यहां का माइनस और यहां का माइनस कट गया तो y ऐसे ही रहेगा, 850 भी ऐसे ही रहेगा। ये 17 इस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब 17 का टेबल पढ़ लो, 17 1 होता है 17, 17 5000 देख लो, 17 5000 क्या होता है? 35 5 3 कैरी और 8 85 होता है 85। 17 5000 होता है 85 और 17 0000 होता है 0। तो y का वैल्यू क्यों आया? 50। क्या आया? 50। मतलब 850 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है। y इज इक्वल टू 50 तो y का वैल्यू आ गया 50। y क्या लिया हमने? कास्ट ऑफ फन बॉल। एक गेंद जो है वो 50 रुपए की होगी। अब हमें देखनी है ना प्राइस किसकी? बैट की। वो कैसे निकलेगी? जब हम y का वैल्यू डालेंगे कहां? इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में दोस्तों डरना नहीं इस क्वेश्चन से। वैल्यू थोड़े बड़े हैं, मल्टीप्लाई करना है आसान है। वैल्यू बड़े हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं यहां से यहां तक ये इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये वाला पोर्शन में इरेज कर देता हूं ताकि मैं आपको x का वैल्यू निकाल के दिखा सकूं। अच्छा, कैसे मिलेगा x का वैल्यू? जब हम क्या करेंगे? जब हम पुट करेंगे y का वैल्यू, ऐसे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड। किसमें? इक्वेशन थर्ड में। तीसरी इक्वेशन क्या है? यहां पे है x इज इक्वल टू 1750 ऐसे ही माइनस 5 इंटू y की जगह पे क्या लिखेंगे? 50 तो 50 लिख देते हैं। डिवाइडेड में क्या है? डिवाइड में है 3। x इज इक्वल टू 1750 एज सच माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 50 क्या होगा? होगा ना 250 50 5 बार तो 250 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1750 को कम कर देंगे 250 होंगे ना 1500, रहेंगे ना 1500। अरे 1750 से 250 कम कर देने, हाँ डिवाइड में रहेगा 3 3 1 3 3 5 15 3 0 0 3 0 0 तो क्या आया वैल्यू? 500। therefore x इज इक्वल टू 50। x का वैल्यू है 50। तो x क्या लिया हुआ हमने? कॉस्ट ऑफ 50 नहीं 500 हमने x का वैल्यू क्या लिया हुआ था? x लिया हुआ था हमने प्राइस ऑफ 1 बैट। एक बल्ला होगा 500 का और y लिया हुआ था हमें प्राइस ऑफ 1 बॉल। तो एक गेंद होगी 50 रुपए की। समझ में आ रहा है आपको? यही हमें फाइंड करना था। हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल is equal to y equals to 50 and cost of 1 bat is equal to x is equal to 500। ये आपको करना था, ठीक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है हमारा द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड।
For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for the journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? शाबाश, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या कहा जाता है कि एक सिटी में किराया जो है गाड़ी का वो फिक्स्ड भी है, और उसके बाद कितने किलोमीटर चलोगे उसके लिए आपको अलग अलग किराया देना पड़ेगा। और फिक्स्ड का कितना बताया जाता है, कहा जाता है कि फिक्स्ड भी आपको फाइंड करना है और किराया क्या रहेगा पर किलोमीटर वो फाइंड करना है। आपको क्या दिया गया है, यहां भी दिया गया है कि अगर एक बंदा 10 किलोमीटर कवर करता है, अगर एक बंदा 10 किलोमीटर कवर करता है, उसको देना कितना है, उसको 105 रुपए देने हैं, ठीक है। और अगर बंदा 15 किलोमीटर कवर कर रहा है, 15 किलोमीटर का उसे देना है कितना, 155। 10 किलोमीटर का 150, 105 और 15 किलोमीटर का 155 रुपए देने हैं। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, आपको बताना फिक्स्ड चार्जेस क्या होंगे एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर बंदा 25 किलोमीटर चलता है, अगर बंदा 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना देना पड़ेगा, ये आपको फाइंड करना है। देखो मैं आपको आसान लफ्जों में, आसान सिंपल भाषा में आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूं कि आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपको गाड़ी में बैठने का किराया जो फिक्स्ड है, आप गाड़ी में बैठ के उसके आपको देने ही देने, कितने देने हैं वो हम बाद में फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और एक तो वो देना है, और उसके बाद कितने किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा, ये आप समझ लें, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे। एक तो हमें फिक्स्ड किराया देखना है और हमें चार्ज पर किलोमीटर का किराया देखना है। हम क्या लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। जो फिक्स्ड चार्ज है, जो फिक्स्ड रखा गया गाड़ी में बैठने का, वो मान लीजिए कि एक्स है, एंड और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर जो है वो हम रख लेते हैं वाई, रुपीज वाई। जो फिक्स्ड है वो एक्स, और जो पर किलोमीटर आपको चार्ज किया जाता है वो मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर का वाई रुपीज देना पड़ता है। क्लियर है ये बात, शाबाश। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें क्या बताता है, क्वेश्चन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें कह रहा है पहली कंडीशन में कि डिस्टेंस जब ये कवर करता है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो इसको देना पड़ता है कितना, 105 रुपए, 105 रुपए। देखिए एक जब ये गाड़ी में बैठेगा बंदा, जब ये गाड़ी में बैठेगा तो एक तो इसे ये फिक्स्ड किराया देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, एक्स देना पड़ेगा, वो तो देना ही देना है, ठीक है। प्लस और क्या देना होगा, और 10 किलोमीटर का किराया देना है ना, 10 किलोमीटर का किराया देना ना, फिक्स्ड जो मतलब 1-1 किलोमीटर का रखा गया होगा, तो 1-1 किलोमीटर का हमने लिया हुआ है कि भाई वो वाई मान लीजिए, तो 10 किलोमीटर का कितना देना होगा ना 10 वाई, 10 वाई। अगर देखो आप 1 किलोमीटर कवर कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 रुपए 1 किलोमीटर के, तो आप एक किलोमीटर के लिए कितना दोगे, 10 रुपए। 2 कवर करोगे तो कितना दोगे, 20 रुपए। यानी कि किया क्या आपने, कॉस्ट को, प्राइस को आपने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ किलोमीटर जो आप ट्रैवल करोगे। 2 का 20, 3 का 30, ऐसे ही 10 का आएगा ना 10 वाई, 10 वाई। 10 किलोमीटर कवर करोगे तो 10 किलोमीटर का आएगा ना 10 और मल्टीप्लाई बाय वो चार्जेस जो हमने रखे हैं पर किलोमीटर, वो रखे हमने वाई, और ये कुल मिला के टोटल कितना आता है, 105 आता है। ये आता है ना 105। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा जाता है कि जब ये 15 किलोमीटर कवर करता है, एक तो फिक्स्ड किराया देना ही देना है, एक्स तो ये देना ही देना है, और प्लस जब ये 15 किलोमीटर करेगा, 15 वाई आएगा ना, 15 वाई आएगा ना, तो दोनों मिला के कितने हैं, दोनों मिला के 155 है, 155। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अभी इससे आगे आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालना है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई क्या करेंगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ये हमारी इक्वेशन है। इसको सिंपलीफाई करेंगे, x को ऐसे रखेंगे, 105 को ऐसे, ये 10y प्लस है, उस साइड जाने के बाद ये माइनस 10y हो जाएगा, तो यहां से आपका x का टेम्पररी वैल्यू निकल के आता है, ठीक। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन थर्ड। देखो भाई कितना आसान है, देखो कितना आसान है, इसका नाम इक्वेशन थर्ड। अब हम इसी x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, ऐसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए x का वैल्यू, दूसरी इक्वेशन तो ये है, ठीक है। यहां पे करेंगे x जहां पे, वहां पे लिखना क्या, 105 माइनस 10y, लिख देते हैं 105 माइनस 10y, ओके। चलिए और क्या साथ में, प्लस 15y, वो सारा किसके बराबर, 155 के, 155, ओके जी, वेल डन। अच्छा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस सिंबल रहेगी, क्यों, क्योंकि 15y बड़ा है, 15y को 10y कम कर देंगे तो बचेंगे 5y, क्लियर, इक्वल्स टू 155। ऐसे ही 105 जो है ये प्लस है, इस साइड जाके ये माइनस हो जाएगा,
y ऐसे ही रहेगा, 155 को 105 कम कर देंगे तो बचेंगे 50। ये 5 जो है मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आपके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 10 50। तो y का वैल्यू है 10, क्या है 10। इसका मतलब जो किराया पर किलोमीटर रखा होगा वो होगा 10 रुपए। एक तो गाड़ी में बैठ के उसका कितना देना है वो हमने अभी फाइंड नहीं किया, हम x का वैल्यू अभी निकालेंगे और उसके बाद हर 1 किलोमीटर का आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। 10 किलोमीटर चलोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 देना होगा, 2 किलोमीटर चलोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 रुपए देना पड़ेगा। खैर छोड़ी इस बात को, अब हम x का वैल्यू निकालें। कैसे निकलेगा, जब हम y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, ऐसे पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, डालिए इक्वेशन थर्ड में वैल्यू, इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू x ऐसे लिखेंगे 105 ऐसे ही माइनस 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 100, 10 की जगह 10 लिखेंगे, आ जाएगा 100, फिर x इज इक्वल टू 105 ऐसे ही माइनस 10 10 होता है 100 और x इज इक्वल टू 105 से 100 कम करेंगे तो बचेंगे 5, खाली बचेंगे 5। तो x का वैल्यू आता है 5। 5 क्या है, 5 तो हमने फिक्स्ड चार्ज लिया हुआ, यानी कि गाड़ी में बैठने का आपको 5 रुपए देने ही देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जितने किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे उसके आपको 10 रुपए देने होंगे। क्लियर है ये बात, हमने फिक्स्ड चार्ज भी फाइंड कर लिया, हमने चार्ज पर किलोमीटर भी फाइंड कर लिया। अब एक और क्वेश्चन है इसी के साथ छोटा सा, कि आप बताओ हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर बंदा 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया, लिख लो वीडियो पॉज करके, मैं आपको थोड़ा सा मिटा के ये वाला दिखा देता हूं। ओके चले, बहुत आसान है, बहुत इजी है, आपका कंसंट्रेशन और आपकी कॉपरेशन चाहिए मुझे। जब कॉपरेट करोगे तो आप भी समझ पाओगे, मैं भी अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। क्लियर है, ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं, हेंस ऐसे लिख देते हैं, हेंस द फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10। हो गया ये। नाउ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स का चार्ज कितना होगा, ऐसे लिखेंगे ना, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स कितना होगा ना, एक तो इसे फिक्स्ड चार्ज देना ही देना है, गाड़ी में बैठेगा उसके 5 रुपए देने ही देने, वो एक्स लिख लेंगे, प्लस और एक किलोमीटर का है 10 रुपए, तो 25 का कितना होगा ना 25 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू दे दीजिए, एक्स का वैल्यू 5 प्लस 25 वाई, 25 ऐसे ही वाई का वैल्यू दे दीजिए, वाई का वैल्यू निकला 10। ठीक है, 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना होता है 250 प्लस 5 कितना होता है 255। तो टोटल 25 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा, 255 रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपए 25 किलोमीटर के देने पड़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन ऐसे यहां पे खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको फिफ्थ पार्ट, चलिए जी क्या कहता है, मैं फिफ्थ पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator that it becomes 5/6, find a fraction। कहा जाता है कि एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन को जब हम 2 डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर ऊपर से भी और नीचे से भी ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। और जब हम दूसरी कंडीशन में क्या कहा जाता है कि अगर हम इसे 3 ऐड करें ऊपर से भी और नीचे से भी तो ये बन जाता है 5/6। क्या बन जाता है 5/6। यू नीड टू फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, हमें पहले फ्रैक्शन लेना है ना कोई, तो फ्रैक्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि हमारा फ्रैक्शन जो है वो x/y है, x/y है, ऐसे लिखेंगे, लेट सॉल्यूशन, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। चलिए जो फ्रैक्शन है ये x/y है, यही तो हमें फाइंड करना है, हमें ये फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन हमने ले लिया x/y, तो फ्रैक्शन x/y होगा, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसी फ्रैक्शन से एक तो ऊपर से भी 2 डिवाइड ऐड करेंगे और नीचे से भी 2 ऐड करेंगे, जब क्या करेंगे ऊपर से भी ऐड करेंगे 2 और नीचे से भी ऐड करेंगे 2, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा 9/11। क्या बनेगा 9/11। एक तो ये कह रहा है, फिलहाल इसी को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाते हैं, फिर दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। चलिए करिए, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा ना 11x प्लस 2 11 होता है 22 इक्वल्स टू 9y होता है 9y प्लस 2 9 होता है 18। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 11x ऐसे, ये 9y इस साइड में आएगा तो माइनस 9y बन जाएगा। ठीक है, 18 ऐसे रहेगा, ये 22 है उस साइड में जाएगा तो माइनस 22 बन जाएगा। ठीक, 11x ऐसे ही माइनस 9y फिर से ऐसे ही इक्वल टू 18 को 22 कम करेंगे तो बचेंगे कितने, बचेंगे -4 -4 बचेंगे। तो ये आपकी बनती है पहली इक्वेशन। ओके, ये आपकी है पहली इक्वेशन, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन में, दूसरी कंडीशन में क्या कहा जाता है कि अगर हम इसी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन कौन सा है, आल्सो लिखो, आल्सो कि x/y, इसी फ्रैक्शन को अगर हम ऊपर से भी 3 प्लस करें और नीचे से भी 3 ऐड करें तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। 5/, क्लियर है ये बात।
इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ऊपर से भी और नीचे से भी, न्यूमरेटर इसको कहते हैं और डिनोमिनेटर इसको कहते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 5/6। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, कीजिए x 6 होता है 6x प्लस 3 6 होता है 18 इक्वल टू 5y होता है 5y प्लस 5 3 होता है 15। और सिंपलीफाई करेंगे, 6x ऐसे ही रहेगा, ये 5y इस साइड में आएगा तो -5y बनेगा, ठीक है। 15 उस साइड में ऐसे ही रहेगा, ये 18 उस साइड जाएगा तो -18 बन जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए यहां पे अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा 6x ऐसे रहेगा, -5y भी ऐसे रहेगा, 5y है यहां पे, इक्वल्स टू 15 को 18 कम कर देंगे तो बचेंगे -3 ये बन गया आपकी इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, कौन कौन सी? एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये है। अब हम इन्हीं को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या इसी को थोड़ा सिंपलीफाई करो, चलो करो इसी को सिंपलीफाई। चलिए 6x ऐसे रखेंगे, 1 मिनट। अच्छा 6x ऐसे रखेंगे, -3 भी ऐसे रखेंगे, और ये -5y जो है उस साइड में जाके ये +5y बन जाएगा, ठीक है। अच्छा x को फिर से ऐसे रखेंगे, -3y भी ऐसे, +5y भी ऐसे, ये 6 इस साइड में मल्टीप्लिकेशन है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा है टेम्परेरी वैल्यू x का, तो और इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड है, तीसरी इक्वेशन आपकी। चलिए अब हम इसी का वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट में। अब इसी x का वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, वहां से इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गई। तो चलिए जहां पे x होगा वहां पे लिखना क्या है, वहां पे ये सारा लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन, देखो बच्चों मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, लिख मैं आपके लिए रहा हूं, और अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर लिखने का कोई फायदा नहीं, इसलिए आप भी लिख लो, सबका फायदा होगा, ठीक। चलिए अच्छा 11 इंटू एक्स है, एक्स के बदले लिखेंगे अब हम सारा, ये क्या लिखेंगे भाई, x बोल के ना मुझे अपने x की याद मत दिलाओ। 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 5y डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है? क्लियर है, ओके। माइनस साथ में क्या 9y, तो लिख लेते हैं 9y इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू -4, ठीक है। पता है मुझे बेशर्म हुआ, बहुत बेशर्म हो, नालायक हो। अच्छा अब मल्टीप्लाई कर लेना है, 11 इंटू 3 होता है 33, साथ में माइनस भी है, प्लस 11 5 होता है 55, साथ में y है तो y भी लिख लेना है। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 6 है, माइनस क्या है 9y, और वो सारा किसके बराबर है, -4 के। और हम डिवाइड करेंगे और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में होता है 1। -33 1 होता है -33, प्लस 55y होता है 55y, माइनस 9 6 होता है 54, और साथ में y है तो y भी लिख लेंगे, और होल डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू वो सारा है -4 के बराबर। समझ में आ रहा है? ओके जी। -33 एज सच, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक, और माइनस यहां पे सिंबल रहेगी प्लस, क्यों? क्योंकि 54 तो बड़ा छोटा है और 55 बड़ा, इसके आगे प्लस है। 55y को 54y कम कर देंगे तो बचेगा 1y, खाली y बचेगा ना। ओके जी, इक्वल्स टू -4 ऐसे, ये डिवाइड में 6 है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। अच्छा अब हम y को ऐसे रखेंगे, इक्वल्स टू -4 इंटू 6 होता है 24, -24, और ये -33 इस साइड में माइनस है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। y इक्वल्स टू माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन सिंबल रहेगी प्लस, क्योंकि 33 बड़ा है, 33 को कम कर देंगे 24, तो बचे कितने, बच गए ना 9, y का वैल्यू आ गया 9। ठीक है बच्चों, अच्छे बच्चों, y का वैल्यू मिला हमें 9, मींस हमने डिनोमिनेटर फाइंड कर लिया। यहां देखो डिनोमिनेटर हमने y लिया था, y हमें मिल गया कितना 9। अब हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। कैसे मिलेगा, सिंपल, इसको उठाओ, इस यहां पे वैल्यू डाल दो, ऐसे लिखेंगे। यहां पे मैं लिखूं, यहां पे लिखता हूं, चलिए अब यही y का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, ऐसे लिखोगे, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या, x इज इक्वल टू -3 + 5 इंटू y की जगह क्या लिखेंगे 9, होल डिवाइड में क्या है 6, x इज इक्वल टू -3 ऐसे ही, प्लस 5 9 होता है 45, होल डिवाइड में क्या है 6, x इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या था माइनस, ठीक है, कर लो। 45 को कम कर देंगे 3 तो बचेंगे 42, 42 और प्लस, क्योंकि 45 के आगे प्लस है, डिवाइड में क्या है 6, x इज इक्वल टू 6 का टेबल पढ़ लो, याद है 6 7 होता है 42, तो x का वैल्यू आया 7, क्या आया 7। x हमने लिया था न्यूमरेटर भी मिल गया, डिनोमिनेटर भी मिल गया, तो फ्रैक्शन क्या होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x by y इज इक्वल टू, x का वैल्यू 7 by y का वैल्यू 9, 7/9 हमारा फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, 7/9 हमारा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो चेक करो, चेक कैसे करेंगे, कहा जाता है कि इसी फ्रैक्शन को जब हम ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से हम ऐड कर देंगे 2, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 11, यही बताया जाता है ना, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 11, है ना। कर दो
7 को 2 ऐड करेंगे तो 9 बन गया ना, 9 को 2 ऐड करेंगे तो बन गया 11। अब और एक चीज, अब जब दोनों साइड ऊपर से भी नीचे भी 3 ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा 5/6। कैसे बनेगा 5/6 कर दो। अच्छा जब 3 ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, 7 + 3 होता है 10, 7 + 3 होता है 10, यहां पे दिखाता हूं 7 + 3 होता है 10 डिवाइडेड बाय 9, 9 को भी 3 ऐड कर दो, 9 + 3 होता है 12, तो क्या आएगा 12, 10/12। अब रिड्यूस कर दो इसको, 5 से 2 से होगा, 2 5 0 होता है 10 और 2 6 0 होता है 12, 2 6 0 होता है 12, रिड्यूस करके 5/6, रिड्यूस करके 5/6 है ना आसान। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस फ्रैक्शन फाइंड करना था, फ्रैक्शन फाइंड कर लिया आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ऐसे होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप ये लिख लीजिए, लास्ट पार्ट रहा इसका। चलिए मेरे फ्रेंड्स, चलिए मेरे प्यारे प्यारे तालिब इल्मों, अब हमारा बचता है आखिरी पार्ट। इसको खत्म करने के बाद हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years hence age of Jacob will be 3 times that of his son, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, find their present age। देखिए समझो क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एज है जैकब और उसके बेटे की, वो हमें देखनी है, वो हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, कंडीशंस दी गई है। कंडीशंस क्या दी गई हैं कि भाई अगर हम देखें आज के बाद, आज के 5 साल बाद, पहली कंडीशन कह रही है कि आज के 5 साल बाद अगर देखें जैकब की एज और जैकब की एज और उसके बेटे की एज कितनी होगी, जो भी होगी, बट जैकब की एज अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा होगी, ठीक। और दूसरी कंडीशन में कहा जाता है कि आज से 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा थी। क्या थी, 7 times that of his son। हमें आज की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है जैकब की और उसके बेटे की भी, ठीक है। मैं नजर रख रहा हूं, देख रहा हूं, आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं भाई, आप मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी बनाई रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, यही फाइंड करना है ना। जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम सपोज कर लेते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, एक कौन है, एक तो है जैकब एंड और दूसरा कौन, एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैकब की एज एक्स है और उसके बेटे की एज वाई है। ओके ओके, समझ में आ गया। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की भी तो सुननी होती है भाई, क्वेश्चन की तो सुननी है। अगर क्वेश्चन की नहीं सुनेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा, आंसर नहीं निकलेगा तो एग्जामिनर फेल कर देगा, और फेल होने से तो डर लगता है, तो डर लगता है तो फिर सुनो ना, क्वेश्चन की भी सुनो ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे नालायकों, क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence, 5 साल के बाद। 5 years hence का मतलब क्या होता है, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जैकब विल बी 3 times that of his son, जैकब की एज 3 गुना ज्यादा होगी अपने बेटे से, अपने बेटे से। तो क्या लिखेंगे, मैंने लिखा जैकब की एज इसके बेटे के बराबर होगी। पहली कंडीशन में मैंने लिखा जैकब की एज इसके बेटे के बराबर होगी, लेकिन कब और कैसे, कब और कैसे ये देखना है कि 5 साल के बाद। अरे यार 5 साल के बाद है तो 5 साल के बाद दोनों तो 5 साल 5 साल बड़े होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि इसका बेटा 5 साल बड़ा होगा तो उसके बाप की एज रुक जाएगी। 5 साल दोनों की एज बढ़ेगी, होगी कि नहीं, 5 कर देना ऐड दोनों को। और 5 साल के बाद जो जैकब की एज होगी वो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी। समझ आ रहा है, यही लिखा हुआ है जैकब विल बी 3 times that of his son। 3 टाइम्स का मतलब कि जैकब के बेटे की एज को, जैकब के बेटे की एज ये है, अगर इसको 3 टाइम्स ले, 3 गुना ले, 3 बार ले, जो वहां से सम आएगा वो इसके बाप की अकेली की एज होगी। क्लियर है बात, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। x + 5 ऐसे 3y होता है 3y प्लस 3 5 होता है 15। क्लियर है ये बात, ओके जी। x ऐसे रखेंगे, 3y भी ऐसे रखेंगे, प्लस 15 भी ऐसे, ये 5 जो है उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x ऐसे, 3y भी ऐसे, 15 - 5 तो होता है 10, होता है कि नहीं। तो ये आपका x का वैल्यू भी आ जाता है, टेम्परेरी वैल्यू, और पहली इक्वेशन भी बन जाती है। देखो कितना आसान, एक तीर से 2 शिकार हो रहे मेरे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहा जाता है, दूसरी कंडीशन में क्या कहा जाता है, दूसरी कंडीशन में कहा जाता है कि भाई जैकब की एज इसके बेटे की एज के बराबर तो होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन कब और कैसे, कब और कैसे, 5 years ago, 5 साल वापस जाओ, 5 साल वापस जाना पड़ेगा, 5 साल पहले। 5 साल पहले का मतलब होता है दोनों को, दोनों की एज को, दोनों की प्रेजेंट एज हमने एक्स और वाई ली है, इसको हमें माइनस कर देना 5, -5 करेंगे दोनों को, क्योंकि 5 साल तो दोनों को कम होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक को कम करे और दूसरे को रहने दे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि ये दोनों में से एक एज रुक गई हो तो दूसरा 5 साल बड़ा हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों की एज को 5 कम करना है। और तब क्या होगा, तब जब 5 साल पहले की बात करते हैं तो इसके बाद की एज इसकी एज से 7 गुना ज्यादा थी। समझ आ रहा है, आप इसको 7 मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा एंड एग्जामिनर जो आपको बुद्धू समझेगा, आपको 7 इसे मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब है इसके बेटे की एज जब हम 7 बार लेंगे तो वो अकेले इसके बाप की एज के बराबर आ जाएगा। ओके, समझ आ गया आपको। सिंपलीफाई करते हैं, 7y 7y -7 35। अब थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, x ऐसे रखेंगे, 7y इस साइड लेके आएंगे, आएगा -7y इक्वल्स टू -35। ऐसे ही -5 उस साइड जाएगा तो बनेगा +5
x माइनस 7y फिर से ऐसे इक्वल माइनस 35 को 5 माइनस कम करेंगे, माइनस का होता था माइनस, माइनस सिंबल रहेगी क्योंकि 35 बड़ा है, तो आएगा 30। ये बन गया आपकी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम पहली इक्वेशन का वैल्यू डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं, यहां पे हमें एक वैल्यू मिल जाएगा, डाल देते हैं। चलिए हमें इनकी एज फाइंड करनी है, कीजिए ऐसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें, दूसरी में। हम x का वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डालेंगे। x हमेशा दूसरे की होती है, इसीलिए तो उसे x ही कहा जाता है। चलिए x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। x की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 3y प्लस 10, क्योंकि x की जगह रिप्लेस हो ही जाता है कोई ना कोई। ओके, x की जगह रिप्लेस हम किसको करेंगे, 3y प्लस 10 को। ठीक है, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। जिन जिनकी x है उनका इलाज है मेरे पास। ओके चलिए माइनस 3y, बड़े नालायक बच्चे, माइनस 7y, ये 10 जो है प्लस है उस साइड लेके जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। 3y को 7y कम करेंगे तो बचेंगे कितने, बचेंगे माइनस 4y। वही बचेंगे या कम बचेंगे या ज्यादा बचेंगे, इतना ही बचेगा भाई। और माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन सिंबल रहती है माइनस। सिंबल क्या रहती है, माइनस। 30 और 10 होते हैं 40। यहां का माइनस और यहां का माइनस कट जाएगा और y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 डिवाइड में हो जाएगा, 4 1 4, 4 10 40। तो y का वैल्यू आ रहा है मेरे दोस्तों 10। क्या आ रहा है, तो y क्या लिया हुआ था हमने, y तो हमने इसके बेटे की एज ली हुई थी। देखो हम कैसे बड़े खतरनाक लोग हैं, हमने इसके बेटे की एज निकाल ली, हमने इसके बेटे की एज फाइंड कर ली, प्रेजेंट एज की। इसका बेटा 10 साल का है। अब इसके बाप की खबर लेनी है, अब इसके बाप की एज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, इसमें इक्वेशन थर्ड में डाल देंगे। इक्वेशन थर्ड तो ये है, x ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, वाई की जगह पे लिखेंगे 10 और प्लस है अपना 10। क्लियर है ना, इक्वल्स 3 10 होता है 30 प्लस है 10, 30 प्लस 10 होता है 40। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, और मैं यहां पे लिखता हूं, अब तीसरा पेज आपका ये x इज इक्वल टू 40। x इसका बाप था, इसके बाप तक भी हम पहुंच गए। हम इसके बाप की एज भी फाइंड कर दी, x का वैल्यू आ रहा है 40, इसका बाप 40 साल का है और इसकी खुद की एज, जैकब की एज, जैकब के बेटे की एज 10 है और जैकब की खुद की 40 है और इसके बाप की, सॉरी बाप की नहीं, बेटे की 10 है। ठीक है, ऐसे लिखोगे लास्ट पे, हेंस द जैकब्स एज इज x is equal to 40 years and his son's age is y is equal to 10 years। ओके मेरे दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी यहां से पढ़ सके, एक बड़ी कम्युनिटी हम बनाए। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला हूं। एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने, सारी चीजें मैं आपको एग्जाम के टाइम तक साथ दूंगा। बट अगर आप मुझे साथ दोगे, आप सपोर्ट करेंगे, आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो इसलिए ये 2 वे कम्युनिकेशन बनाए रखनी है। ठीक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा और आपका भी फायदा होगा, हम सबका फायदा होगा और भलाई भी इसी में है। आई होप कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।